Hello students, as you all are preparing for your examinations, so MAH CET is also very near और उसके साथ साथ many of you are preparing for NIMSET as well. बहुत सारे लोग comments में भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, many students ask कि preparation के लिए हम किस तरीके से start करें English में prepare करना या फिर कौन से questions को opt करना चाहिए, हमें ये solve करना चाहिए या skip कर देना चाहिए. So आज का जो video है वो preparation के लिए video है. We are going to discuss some questions. ये बिल्कुल वैसा ही वीडियो है जैसा हमने अभी लास्ट एक वीडियो में डिस्कशन किया था, एक उससे पहले भी वीडियो किया था जो कि MAH CET के लिए था. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन ओवर हियर कि सारे वीडियो सिर्फ MAH CET डेफिनेटली हम उस पर फोकस कर रहे हैं, बट इंग्लिश अगर आप एज अ सब्जेक्ट लें तो इंग्लिश एक वो सब्जेक्ट है जिसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जैसे क्वेश्चंस MAH CET में आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो निमसेट में भी आते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सेंटेंस करेक्शन होती है, वोकैबुलरी होती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लैंग्वेज में सीखनी होती है. तो वो कभी भी एक एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं होता है, बट स्टिल वी ट्राई कि हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाएं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है. एंड इसके अलावा आपको एक ये भी तरीका पता चल सके कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है. सो पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग कोई भी एग्जाम के लिए, दे कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो. एंड स्पेसिफिकली क्योंकि अभी हम MAH CET पे फोकस कर रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं. बट येस, बाकी एग्जाम्स जो होते हैं थोड़ा सा लेवल डाउन ज़रूर रहता है, बट इंग्लिश के क्वेश्चंस, रीजंस, जो लॉजिक होता है, स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम. वोकैबुलरी कभी डिफरेंट तो नहीं हो सकती है कि एक एग्ज़ाम का सिलेबस ये है वोकैबुलरी का और दूसरे एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ और है वोकैबुलरी का. सो वोकैब तो सेम ही रहने वाली है. एंड वोकैब इतनी सारी है कि आप वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको आइडिया भी लगता जाएगा, आपकी वोकैब इंप्रूव भी होती चली जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगी. आई विल ऑल्सो टेल यू कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे करना है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फिलर. एक क्वेश्चन है जो फिलर है, सिंगल फिलर है. द टीचर assured her dash success in the examination. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद कि हमें इसमें कौन सा टॉपिक काम में आ रहा है, यानी किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. सो ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन. ये प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है और अश्योर के साथ में जो प्रेपोजिशन लगती है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. अश्योर एक वर्ब है. अश्योर, अश्योर्ड, अश्योर्ड हो जाता है. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. अश्योर अलग होता है, एंश्योर अलग है, इंश्योर अलग है. दीज आर डिफरेंट वर्ड्स एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स टू. अश्योर का मीनिंग चेक कर लेते हैं. अश्योर समबडी ऑफ समथिंग का मीनिंग होता है टू टेल समबडी कॉन्फिडेंटली दैट समथिंग इज ट्रू सो दैट दे डू नॉट वरी. किस एक तरीके, दिस इज अ कॉलोकेशन. जब आप अश्योर समबडी ऑफ लगाते हैं समथिंग तो ये एक तरीके का कॉलोकेशन बन जाता है. इसमें यही प्रेपोजिशन फिट होती है विच इज ऑफ. एंड इट मीन्स किसी को आप जब बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं कि कोई चीज़ सच्ची है, कोई चीज़ ट्रू है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप हिंदी में बोलते हैं ना किसी को आश्वासन देना, अश्योर का मतलब वही होता है, आश्वासन देना किसी को दैट यू नीड नॉट वरी एंड दिस इज़ राइट, उसी को बोलते हैं अश्योर करना. तो किसी को जब आप अश्योर करते हैं किसी चीज़ के लिए, यू अश्योर समबडी ऑफ समथिंग. मैंने आपको प्रेपोजिशन पहले ही बता दी है बिकॉज इट इज़ अ कॉलोकेशन, तो वो बिना प्रेपोजिशन के नहीं बताया जा सकता था. अदरवाइज वो एक वर्ब होता अश्योर जिसका भी मीनिंग सेम होता है जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं. ओके, आई हैव ऑल्सो मैंशनड अ वर्ड एंश्योर. एंश्योर का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है टू मेक सर्टेन दैट समथिंग विल अकर. कोई चीज़ को सर्टेन करना कि ये चीज़ होगी, ज़रूर होगी. हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं सुनिश्चित करना कि ये चीज़ होगी.
राइट तो उसको बोलते हैं इंश्योर करना। एंड इंश्योर जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू इंश्योर, अपने आप को इंश्योर करना, जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं वैसा वाला। अपनी बाइक को, अपने किसी व्हीकल को इंश्योर करना, उसको बोलते हैं इंश्योर करना, राइट। सो द टीचर अश्योर्ड हर, मैंने आपको प्रेपोजिशन क्योंकि बता दी है, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑफ सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक फिलर बेस्ड क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू गिव यू 3-4, मैंने स्टार्टिंग में आपको फिलर वाले क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको ब्लैंक को फिल करना है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज हिज फादर आस्क्ड हिम टू कीप डैश फ्रॉम बैड कंपनी। दिस एक्चुअली में ज़्यादातर करके जो सिंगल फिलर्स पूछे जाते हैं वो ऐसे फिलर्स होते हैं जो डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ हो रहे होते हैं, जो आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक ऐसा ही फ्रेज़ है, इट कैन बी यू नो कॉल्ड एज अ फ्रेज जिसको लोग यूज़ करते हैं एंड वी से इट लाइक दैट। हम इसी तरीके से इसको बोलते भी हैं, दैट कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। whenever we advise somebody, whenever we suggest, हमारे पेरेंट्स हमें सजेस्ट करते हैं तो हमेशा ये सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। तो अगर आप ये स्टेटमेंट आपने सुना हो किसी से, आपने यू नो कहीं पे लिखा हुआ देखा हुआ तो आपको ज़रूर पता होगा। इन केस यू डू नॉट नो तो आप ये याद कर लें बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़, और इसी तरीके से इसको बोला जाता है, कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी या कीप अवे फ्रॉम समथिंग का मतलब होता है टू स्टे अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग, या फिर किसी बैड कंपनी को अवॉइड करना इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 का फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। वी ऑलवेज डैश योर टीम एट क्रिकेट। सो हम हमेशा तुम्हारी क्रिकेट की टीम को हमेशा ओवरकम करते हैं, बीट करते हैं, डिफीट करते हैं या कॉन्कर करते हैं। सो ओवरकम, बीट, डिफीट, कॉन्कर, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा ओवरकम करना, बीट करना किसी को, ये काफ़ी हद तक ये सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं एटलीस्ट। तो ये जो सिमिलर वर्ड्स हैं इनमें से हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए? मैंने कई बार आपको बताया हुआ है अपने वीडियोज़ में दैट अगर कोई चीज़, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर कोई चीज़ फैल जाती है तो फैल जाने के लिए हर जगह पे वर्ड स्प्रेड नहीं यूज़ होता, हर जगह पे वर्ड यू नो स्मज नहीं यूज़ होता, हर जगह पे वर्ड स्कैटर नहीं यूज़ होता। सो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वर्ड्स बने हुए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। उसी तरीके से किसी चीज़ को ओवरकम करना, जैसे हम अपने फियर को ओवरकम करते हैं, हम बीट करते हैं किसी को। सो बीट का मतलब यहाँ पर किसी को मारना नहीं है, बीट का मतलब यहाँ पर दूसरा है। डिफीट करना किसी को यू नो सामने वाला हार जाए और आप जीत जाएं, सो डिफीट किया आपने। और कॉन्कर करना, उसके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने फाइनली उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है एंड देन वील कम बैक टू द स्टेटमेंट। ओवरकम का बेसिकली मतलब होता है टू डील विथ समथिंग सक्सेसफुली। अपने इमोशंस से, अपनी वीकनेस से, फियर से, डिफ़िकल्टीज से आप ओवरकम करते हैं। ये जो वर्ड है ये इनके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कि अपनी, जो मैं आपको एग्जाम्पल्स में बोल रही हूँ, जैसे कि अपने फियर को, वीकनेस को आप ओवरकम करते हैं। किसी टीम को ओवरकम नहीं करते। ऑल्दो मैं फिर से बोलूँगी, बीट का सिनोनिम हो सकता है, डिफीट हो सकता है। सो लेकिन सिनोनिम हो सकता है, सिमिलर वर्ड हो सकता है, बट अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। डिफीट का मीनिंग होता है एनिमी के सेंस में, आप एनिमी को डिफीट करते हैं। वॉर्स रिलेटेड वर्ड है ये। वॉर में डिफीट होता है, कोई डिफीट हो जाता है, कोई जीत जाता है, विक्ट्री मिल जाती है किसी को। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें ये वर्ड यूज़ किया जाता है डिफीट। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर गेम्स एंड कॉम्पिटिशन्स, बट ये बाद में आता है। पहले ये जो डिफीट वर्ड है वो इनके लिए यूज़ किया जाता है। बाद में इफ़ यू डू नॉट फाइंड एन ऑप्शन गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, तब आप डिफीट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट दिस टीम डिफीटेड द अदर वन। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? कॉन्कर करने का मतलब है फाइनली गेनिंग कंट्रोल ओवर समबडी। आप कोई किंग गया किसी दूसरे राज्य में अपना कंट्रोल गेन करने के लिए, तो पहले एक वॉर हुई, वॉर के बाद में आपने कंट्रोल गेन कर लिया, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्कर कर लेना। बीट करना मोस्टली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स। ज़्यादातर करना मतलब किसी टीम को बीट करना, ये स्पोर्ट्स में, गेम्स में ज़्यादा यूज़ होता है इसी कॉन्टेक्स्ट में। सो आंसर तो आपको पता चल गया होगा।
वी ऑलवेज बीट योर टीम एट क्रिकेट। तो क्रिकेट में हम हमेशा तुम्हारी टीम को बीट करते हैं। सो बीट वर्ड इज द परफेक्ट वर्ड इस पर्टिकुलर चीज के लिए, लेकिन अगर आप कोई और भी वर्ड लगाते, कोई और भी ऑप्शन लगाते तो वो भी करेक्ट हो सकता था, बट एज आई मेंशन कि हर वर्ड अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा ज्यादा एप्ट रहता है, तो उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blank है। The examiner made us dash our identification in order to be admitted to the test center। तो एग्जामिनर ने हमसे कोई काम यहाँ पे करवाया है। make somebody do something, किसी से कोई काम करवाना, make somebody do something, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इस पे मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक को ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा। कैसे पता होना चाहिए? देखिए ऑप्शंस, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में टू शो, शोइंग, शो, शोड लिखा हुआ है। शो के जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर कि शो के जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं वो शो होता है, सेकेंड फॉर्म इसका होता है SHOWED, शोड, और ये एक ऐसा वर्ब फॉर्म है जिसमें ED भी लगता है सेकेंड में, और जिसके थर्ड फॉर्म में SHOWN भी लगता है। कोई कोई वर्ब फॉर्म्स होते हैं जिसमें D या ED लगाकर उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। कोई कोई वर्ब फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें N लगाकर उसका वर्ब फॉर्म बन जाता है। ये पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म ऐसा है जिसमें दोनों लगते हैं, सेकेंड फॉर्म में ED लगता है और थर्ड फॉर्म में N लगता है। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। एक, इसमें जो टेंस यूज हो रहा है वो, अगर उसकी ज़रूरत है तो, और दूसरा मेक ग्रामर। जो ये मेक ग्रामर होती है, इसका मीनिंग है कि जब आपको किसी से कोई काम कंपेल करके, परसुएट करके किसी को करवाना हो तो आप यूज़ करते हैं मेक समबडी डू समथिंग, और वहाँ पे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जब टेंस के हिसाब से चेंजेस होते हैं वो मेक में होते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर सेंटेंस को बनाया गया है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड, तो वो यूज़ किया गया है। बट इस सेंटेंस में यहाँ पे मेक में चेंजेस हो चुके हैं, अब इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, कोई और फॉर्म नहीं लगेगा। सो द एग्जामिनर मेड अस शो, क्योंकि शो ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सो ये इसका आंसर होगा। ये ग्रामर बेस्ड था, ब्लैंक फिल करना। ओके, अब नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यू हैव टू फाइंड अ सूटेबल सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। आपको इस पर्टिकुलर वर्ड जो कि है फोर्टिफाई, उसका सिनोनिम ढूंढना है। फोर्टिफाई का, और ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस है हार्म, निग्लेक्ट, सिक्योर और लूजन करना, और चारों ही ऑप्शंस बहुत इजी हैं। हार्म करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, निग्लेक्ट कर देना, सिक्योर कर लेना, और लूजन कर देना मतलब ढीला छोड़ देना। सो दैट इज दीज आर द ऑप्शंस। अब फोर्टिफाई का मीनिंग देख लेते हैं। ओके, सो फोर्टिफाई का दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो होता है किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले के ज़माने में ये वाला जो वर्ड है ये फोर्ट से आप रिलेट कर सकते हैं। पहले के ज़माने में जो बैरिकेड्स लगाए जाते थे किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आगे, फोर्ट के आगे क्रिएट करना, उसी को कहते हैं फोर्टिफाई करना। आप किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरिकेड्स लगा सकते हैं। सो फोर्टिफाई समथिंग विद बैरिकेड्स, प्रेपोजिशन जो यूज होगी फोर्टिफाई के बाद वो होगी विद। फोर्टिफाई योरसेल्फ विद समथिंग, जैसे कि आपने अपने आप को फोर्टिफाई किया फ्रूट जूस से, यानी अपने आप को फिल किया, अपने आप को जब आपने जूस पिया तो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए जिससे कि आपने एनर्जेटिक फील किया, तो आपने अपने आप को फोर्टिफाई किया। फोर्टिफाई का दूसरा मीनिंग होता है टू ऐड न्यूट्रिएंट्स टू समथिंग, किसी चीज़ में न्यूट्रिएंट्स ऐड करना, जिसको आप बोल सकते हैं जैसे फोर्टिफाइड मिल्क बोला जाता है। सो मिल्क में जब कुछ ऐड कर दिया जिससे कि न्यूट्रिशियस हो गया वो चीज़, तो वो भी फोर्टिफाई होता है। तो फोर्टिफाई का अगर आप सिनोनिम ढूंढने जाएंगे, सो फोर्टिफाई का जो सिनोनिम होगा स्ट्रेंथन से आप रिलेट कर सकते हैं, विच कैन बी सिक्योर। हार्म नहीं हो सकता, निग्लेक्ट नहीं हो सकता, एंड लूजन भी नहीं हो सकता। इट कैन ओनली बी सिक्योर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाकी और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड अ सुटेबल सिनोनिम अगेन फॉर द गिवन वर्ड. अब जो दूसरा वर्ड जो ऑप्शन में है आपके पास में वो है लेमेंट. अब इसके ऑप्शंस थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट हैं. लेमेंट करना हो सकता है किसी को पता भी हो, क्योंकि लेमेंट वर्ड जो है वो बहुत सारी पोम्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे आर्टिकल्स में भी यूज़ होता है. वेन एवर यू आर रेफरिंग टू समथिंग, टू समबडी जो कि मोन कर रहा है, लेमेंट कर रहा है, उसके लिए यूज़ किया जाता है. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रेपोजिशंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्ड, सो प्लीज़ देखते रहेगा. सो लेमेंट के जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं सिनोनिम में, दे आर अफ्लिक्ट, टॉर्मेंट, मोन या फिर डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस का मीनिंग होता है एक्सट्रीम एंग्जाइटी या फिजिकल पेन. फिजिकल, मेंटल, किसी भी टाइप का पेन इज डिस्ट्रेस, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, वो होता है डिस्ट्रेस. मोन करना एज अ वर्ब का मतलब होता है टू ग्रीव फॉर समबडी. ज़्यादातर करके आप ग्रीव करते हैं उनके लिए जिनकी डेथ हो जाती है. सो टू ग्रीव फॉर समबडी हु हैज़ डाइड, उसको बोलते हैं मोन करना. टॉर्मेंट का मतलब होता है इंटेंस फीलिंग्स ऑफ सफरिंग, अक्यूट मेंटल और फिजिकल पेन. एक तरीके से सिमिलर है डिस्ट्रेस से. टॉर्मेंट करना किसी को एक इन ईजियर टर्मिनोलॉजी टॉर्चर करना. सो टॉर्मेंट करना किसी भी तरीके की इंटेंस फीलिंग्स होना जिसमें सफरिंग है बहुत ज़्यादा, जिसमें मेंटल पेन है, फिजिकल पेन भी है. अफ्लिक्ट, अफ्लिक्ट एक वर्ब है. अफ्लिक्ट, अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड हो जाता है. टॉर्मेंट भी एक वर्ब है, मोन भी वर्ब है. सो अफ्लिक्ट का मतलब है टू कॉज सफरिंग, पेन और मिजरी. सो अफ्लिक्ट के बाद दो प्रेपोजिशंस लगती हैं. यहाँ पे मैंने बोला भी था कि हम प्रेपोजिशंस भी डिस्कस करेंगे. सो दो प्रेपोजिशंस लगती हैं, वन इज विद, द अदर वन इज बाय. अफ्लिक्ट, यू गेट अफ्लिक्टेड बाय और यू गेट अफ्लिक्टेड विद. सो आप अफ्लिक्ट होते हैं किसी चीज़ से, जिसका मतलब है वो चीज़ आपको सफरिंग पैदा करती है, पेन पैदा करती है. लेमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रिग्रेट करना स्ट्रांगली. एक मीनिंग हो सकता है रिग्रेट कर रहे हैं आप, और दूसरा मीनिंग है टू एक्सप्रेस ग्रीफ और सॉरो फॉर समथिंग. आप यू लेमेंट द लॉस. इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है. ऑल राइट, प्लीज कीप दिस इन माइंड. सो लेमेंट, लेमेंटेड, ही लेमेंटेड द लॉस, तो बिना प्रेपोजिशन के ये वर्ड यूज किया जाता है. लेमेंट का मतलब या तो होगा रिग्रेट करना स्ट्रांगली, या फिर होगा अपने ग्रीफ को या सॉरो को एक्सप्रेस करना. अब आते हैं आपके ऑप्शंस पे. आपके पास जो ऑप्शंस है वो है अफ्लिक्ट, टॉर्मेंट, मोन या डिस्ट्रेस. तो लेमेंट के साथ जो बिल्कुल सही जा रहा है दैट इज मोन करना, ग्रीव करना किसी के लिए, और यहाँ पर भी ग्रीफ को एक्सप्रेस करना. तो सेम मीनिंग है, यही एक करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एंटोनिम ढूंढना है. सो वील डू 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स. हमने 2 क्वेश्चन सिनोनिम के किए हैं. लेट्स डू 2 एंटोनिम वाले क्वेश्चंस भी. ये वाला जो एंटोनिम किया गया है, लेट मी फर्स्ट टेल यू कि इसकी जो स्पेलिंग होती है वो FOREGO भी करेक्ट है और FORGO भी करेक्ट है, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन यही होता है, फॉरगो करना. सेम प्रोनाउंसिएशन है, फॉरगो करना. फॉरगो का मीनिंग डिस्कस करने से पहले लेट अस फर्स्ट रीड द ऑप्शंस. ऑप्शंस हैं फोरफीट, निग्लेक्ट, कॉन्कर और पास. आपको अभी मैंने बताया कि कॉन्कर का मीनिंग क्या होता है. पास का मीनिंग आपको पता ही है कि पास करना. निग्लेक्ट करने का मीनिंग भी आपको पता है. यू जस्ट नीड टू नो फोरफीट का मीनिंग, और आप इसका आंसर कर सकते हैं कि इसका एंटोनिम क्या होगा. एंड ऑफ कोर्स फॉरगो का भी मीनिंग आपको आना चाहिए. सो फॉरगो का मीनिंग होता है टू गिव अप, टू डू विदाउट. ये भी दिमाग में रखिएगा, प्लीज़ कीप दिस ऑल्सो इन माइंड, टू डू विदाउट. ये जो डू विदाउट है ये भी एक फ्रेज की तरह यूज़ होता है. इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, डू के बाद विदाउट लगना, जिसका मीनिंग होता है कि आपका इस पर्टिकुलर चीज़ के बिना भी काम चल रहा है. यू कैन ईजिली गिव अप दैट पर्टिकुलर थिंग. सो यू कैन डू विदाउट समथिंग और यू कैन नॉट डू विदाउट समथिंग. तो डू विदाउट या गिव अप करने को बोलते हैं फोगो करना. स्पेलिंग मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है कि फोगो की स्पेलिंग FORGO भी होती है एंड FOREGO भी होती है. एक और मीनिंग होता है इसका, और वो दूसरा मीनिंग है टू लूज द राइट टू समथिंग बाय सम एरर, ऑफेंस और क्राइम. आपको किसी चीज़ का एक्सेस या किसी चीज़ की राइट
ख़त्म हो जाए आपकी, क्योंकि आपने कोई ऑफेंस कर दिया, आपने कोई गलत काम कर दिया, कोई एरर कर दिया या कोई क्राइम कर दिया, इस वजह से आपको एक्सेस या राइट किसी पर्टिकुलर चीज़ का ख़त्म हो जाए, सो उसको बोला जाता है फॉरगो करना। सो फॉरगो हैज़ टू मीनिंग्स, एक गिव अप वाला मीनिंग और दूसरा है राइट आपकी ख़त्म हो जाए। फॉरफीट का मतलब क्या होता है? फॉरफीट का मतलब होता है अगेन टू लूज और गिव अप समथिंग। दोनों के मीनिंग्स बिल्कुल ही क्लियर हैं, बिल्कुल सामने हैं। सो बोथ आर सिनोनिम्स, फॉरगो एंड फॉरफीट। किसी चीज़ को लूज करना या गिव अप करना, ये फॉरफीट जो है एज अ पेनाल्टी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके राइट, सो हमें लेकिन एंटोनिम ढूंढना है, तो हमें सिनोनिम तो मिल गया है कि फॉरगो का जो सिनोनिम है दैट इज फॉरफीट। निग्लेक्ट कर देना, फॉरगो कर देना, गिव अप कर देना। और कॉन्कर करने का मतलब क्या होता है? आपको एक्सेस मिल गया, आपने कॉन्कर अभी ऊपर पढ़ा है, अभी कॉन्कर वी डिड, सो वी हैव जस्ट नाउ डन कॉन्कर। और कॉन्कर का मीनिंग क्या है? फाइनली गेनिंग कंट्रोल ओवर समबडी या समथिंग। तो किसी चीज़ पे आपको कंट्रोल मिल जाए, वो होता है कॉन्कर करना। एंड फॉरगो कर देना, किसी चीज़ को गिव अप कर देना। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या करेक्ट एंटोनिम होगा। सो लेट्स एग्जैक्टली लेट्स डू द आंसर। सबसे पहले आंसर ही कर लेते हैं, तो फटाफट से इसका आंसर जो हो जाएगा एंटोनिम दैट इज कॉन्कर। फॉरगो कर देना, उसका एंटोनिम हो गया कॉन्कर करना। नेक्स्ट वर्ड करते हैं एंटोनिम अगेन ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल वर्ड आपने कई लोगों ने सुन भी रखा होगा कि ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या होता है। ट्रैंक्विल इज एनीथिंग दैट इज काम, पीसफुल, सीरीन। तो ट्रैंक्विलिटी वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। सो ट्रैंक्विल इज दैट वर्ड। अब इसका एंटोनिम आपको ढूंढना है विच इज वेरी वेरी इजी। ट्रैंक्विल के मैंने कुछ सिनोनिम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि काम है, प्लेसिड है, विदाउट नॉइज, जिसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी नॉइज ना हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ वर्ड सीरीन फॉर इट। सो ट्रैंक्विल के तो आपको सिनोनिम्स मिल गए, अब इसके एंटोनिम देख लेते हैं। वायलेंट, क्वाइट। सो क्वाइट का मतलब तो बहुत हद तक काम, पीसफुल से ही हो गया, तो ये सिनोनिम में आ गया। काम इज अ सिनोनिम। ईजी भी सिमिलर वर्ड्स में आ गया। सो द आंसर इज क्वाइट एविडेंट विच इज वायलेंट। वायलेंट इसका आंसर होगा। ओके हमने अभी तक के कुछ सिनोनिम्स किए, हमने कुछ एंटोनिम्स किए। उसके पहले हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे, जिसमें हमने थोड़े प्रेपोजिशंस किए और मिक्स सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस किए। अब हम एक दो क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लेट्स सी कि आपको ग्रामर में कितनी चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें आप स्किप कर रहे हैं। ओके सो इन द गिवन क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, देयर इज एन एरर इन 1 पार्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है वो पार्ट जिसमें एरर है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। वन ऑफ हिज सजेशन इज, ये ए पार्ट है, दैट बिग कॉर्पोरेशंस शुड गिव अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर अर्निंग्स टू चैरिटी। किस पे बेस्ड है, कौन से ग्रामर पे बेस्ड है? वन ऑफ द। अब ये द है, इसकी जगह पे वन ऑफ हिज हो सकता है, वन ऑफ हर हो सकता है, वन ऑफ कुछ और भी हो सकता है, वन ऑफ द अगेन हो सकता है। वन ऑफ द, वन ऑफ द का मतलब होता है ये एक ग्रुप, इनमें से कोई एक, वन ऑफ द। तो ये जो ग्रुप है इसमें तो बहुत सारे हैं। सो वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आप यूज़ करते हैं, और उसके बाद प्लूरल नाउन के बाद में आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं एक प्लूरल नाउन को, लेकिन क्योंकि आप उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं तो आगे जो वर्ब यूज़ करते हैं वो प्लूरल यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता है। सो वन ऑफ हिज, तो एरर आपके सामने है, वन ऑफ हिज सजेशन लिखा हुआ है, इट शुड बी सजेशंस, तो इसी पार्ट में एरर होगा। सो वन ऑफ हिज सजेशंस इज, देखिए उसके बाद में यहाँ पे इज लगा हुआ है, आर नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब चाहिए हमें, और सिंगुलर वर्ब है इज। तो क्योंकि हमें उन सारे सजेशंस, उसके कई सारे सजेशंस में से किसी एक की बात हो रही है, इसलिए इज, और एरर इसी पार्ट में। आगे का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। दैट बिग कॉर्पोरेशन शुड, शुड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। सो गिव अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर अर्निंग्स, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, टू चैरिटी, करेक्ट है सेंटेंस।
नेक्स्ट सेंटेंस कर रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर. ट्राई करके देखिए, ज़्यादातर लोगों को ये करेक्ट ही लगेगा, कोई इशू है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा एक एरर है इसमें जो ब्लंडर भी हो सकता है. सो द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो नए टैक्सेशन रेट्स अनाउंस हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर. इसमें जो एरर है वो है अफेक्ट और इफेक्ट का एरर, यानी कि वर्ब और नाउन का एरर. अफेक्ट जो है वो एक वर्ब है जिसके फॉर्म्स होते हैं अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड. अगर आपको यूज़ करना है यहाँ पे तो सोचिए कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए. बाउंड टू, अफेक्ट का मतलब क्या है, प्रभाव पड़ना, और इफेक्ट किसी चीज़ के प्रभाव, तो प्रभाव एक नाउन हो गया और वैसे अफेक्ट एक वर्ब हो गया. सो आर बाउंड टू इफेक्ट नहीं, आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, और यही करेक्ट होगा. वर्ब और नाउन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. कुछ होमोफोन्स भी होते हैं जो सेम साउंड करते हैं या सेम लगते हैं, वर्ड्स सिमिलर लगते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, वो पता होने ज़रूरी होते हैं. बट वो कैसे आते हैं, वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, रीड करते रहते हैं, सो यू गेट टू नो कि किस तरीके के होमोफोन्स आते हैं क्वेश्चंस में. नेक्स्ट कर रहे हैं, आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर ढूंढना है. ये बोल्ड है, हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ये बोल्ड कर दिया, ऑप्शंस दे दिए और आपको सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर हो सकता है देयर इज़ नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन. इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं ये नो इम्प्रूवमेंट में आते हैं. एक सेंटेंस को आप रीड करिए, सेंटेंस का कुछ पार्ट जो है वो बोल्ड है, उसमें से ऑप्शंस को चूज़ करिए कि क्या इस पर्टिकुलर पार्ट को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है किसी और बेटर वर्ड से. अगर नहीं तो आप नो इम्प्रूवमेंट चूज़ कर सकते हैं, अगर किया जा सकता है तो आप सब्स्टिट्यूट वर्ड को चूज़ कर लेंगे. सेंटेंस फिर भी हम कर लेते हैं. इलिटरेसी इज़ एन इम्पेडिमेंट टू द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. ओके, इम्पेडिमेंट क्या होता है? अगर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते रहते हैं, बिकॉज एग्जाम्स जो है वो बहुत ही पास में है, तो आपको वो क्या पढ़ते रहना चाहिए. सो अगर आप पढ़ते रहते हैं आपको इम्पेडिमेंट पता होगा. जिनको नहीं पता है हम डिस्कस कर ले रहे हैं. इम्पेडिमेंट का मतलब है एनीथिंग दैट शोज और ब्लॉक्स प्रोग्रेस. आपकी प्रोग्रेस को जो स्लो करे या ब्लॉक करे, मैंने शोज बोल दिया गलती से. सो इट इज़ जो प्रोग्रेस को आपके स्लो कर देती है या ब्लॉक करती है. एक तरीके की हर्डल क्रिएट करना, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, हिंड्रेंस क्रिएट करने को इम्पेडिमेंट बोला जाता है. एक तरीके का, अगर मान लीजिए किसी को बोलने में कोई लिस्प करता है या स्टैमर करता है, किसी को बोलने में किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम है, कोई तुतलाता है, तो उसको स्पीच इम्पेडिमेंट बोला जा सकता है. ठीक है, स्पीच इम्पेडिमेंट मतलब स्पीच, बोलने में रुकावट पैदा करता है. अगर आप लिस्प करते हैं, अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसा पर्सन है, तो उसको स्पीच इम्पेडिमेंट भी बोला जाता है. वहाँ पे स्पीच हिंड्रेंस नहीं यूज़ होता है, वहाँ पे इम्पेडिमेंट वर्ड ही यूज़ होता है. ओके, राइट. सो इलिटरेसी जो है वो एक इम्पेडिमेंट है प्रोग्रेस में किसी कंट्री के. आंसर बता देती हूँ. आंसर जो है, इम्पेडिमेंट के बाद प्रेपोजिशन, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट प्रेपोजिशन है. इम्पेडिमेंट के बाद जो प्रेपोजिशन लगती है वो टू ही लगती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इसका क्वेश्चन क्योंकि मिसिंग है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है कि ये दो तरीके से पूछा जा सकता है. एक तो नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, और दूसरा इसमें आपको ये भी बोला जा सकता है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, मतलब नो एरर है या फिर कुछ प्रॉब्लम है. ओके, नेक्स्ट करते हैं. फिल इन द राइट प्रेपोजिशन. स्टेटमेंट है बी कंटेंट डैश व्हाट यू हैव, और आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है. बहुत ही ईजी सा है, बस आपको कंटेंट का मीनिंग पता होना चाहिए और कंटेंट के साथ क्या राइट प्रेपोजिशन लगती है वो पता होनी चाहिए. कंटेंट का मीनिंग होता है कंटेंटेड, कंटेंटमेंट. इसका मीनिंग होता है सेटिस्फाइड होना. आपके पास जो चीज़ है उससे आप सेटिस्फाइड है कि नहीं है. सो बी कंटेंट डैश व्हाट यू हैव, बी कंटेंट एट व्हाट यू हैव, बी कंटेंट बाय, बी कंटेंट इन, या बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव.
इट इज़ एन एडजेक्टिव, एंड कंटेंट के बाद जो सेटिस्फाइड के बाद आप क्या लगाएंगे? आर यू सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस? सो बी कंटेंट विद वॉट यू हैव। ज़्यादातर करके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है, जो सिनोनिम है, उसके साथ जो प्रेपोजिशन लग रही है वही प्रेपोजिशन फिर बैठ जाए, बट इस कंडीशन में, इस केस में बैठ रही है। सो कंटेंट के बाद जो प्रेपोजिशन लगती है वो है विद। Okay, now I have given you 1 or 2 one word substitutions also. तो 1 or 2 questions हम अब ऐसे करने जा रहे हैं जो one word substitution है। I have tried कि मैंने इस particular वीडियो में मैं आपको थोड़ा one word substitution, थोड़े synonyms, antonyms करा सकूँ, ताकि जब आप prepare कर रहे हैं तो questions, क्योंकि एक mixed sort of questions आते हैं जिसमें vocabulary बहुत अलग अलग आती है, so let's do that। तो उस तरीके के जो questions हैं मैंने रखने की कोशिश की है। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ये डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट में आपको ये ज़रूर मिलेगा। कोई भी ऐसा पनिशमेंट जो इम्पोज किया जाता है जब कोई लॉ तोड़ता है, रूल तोड़ता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है। ऑप्शंस है आपके पास पेनाल्टी, रिप्रीव, ग्रेस या एमनेस्टी। सो ग्रेस तो आपको पता है, ग्रेस पीरियड जैसा ग्रेस जो यूज़ किया जाता है। पेनाल्टी भी आपको पता होगा, पेनाल्टी एक तरीके का पनिशमेंट। अब रिप्रीव और एमनेस्टी देख लेते हैं कि एमनेस्टी और रिप्रीव का मतलब क्या होता है, एंड देन वील कम बैक टू द क्वेश्चन और फिर उसका करेक्ट आंसर देखेंगे। एमनेस्टी, एमनेस्टी इज़ अ वारंट ग्रांटिंग रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट या ऑफेंस। एमनेस्टी जो है इट इज़ अ बिग टर्म, ये कंट्रीज़ डिसाइड करती हैं। कई बार इसका एमनेस्टी का एक सिनोनिम हो सकता है ओवरलुक कर देना। समटाइम्स देर आर सिचुएशंस जब हम ओवरलुक कर देते हैं, जैसे किसी ने ट्रेसपास किया हो, कोई कंट्री डिसाइड करे कि थोड़े समय के लिए या फ्यूचर में पूरे टाइम के लिए हम ओवरलुक कर दे रहे हैं एंड हम उनका पनिशमेंट कंसिडर ही नहीं कर रहे कि ये उनका एक पनिशमेंट है और हम उनको रिलीज़ कर दें या ग्रांट कर दें रिलीज़। सो अब वारंट एक ऐसा वारंट जिसमें रिलीज़ ग्रांट की जाती है पनिशमेंट से, बट इट इज़ अ बिगर टर्मिनोलॉजी, ये बड़ा टर्म है और उसी तरीके से यूज़ किया जाता है। दैट वर्ड इज़ एमनेस्टी। नाउ द अदर वर्ड रिप्रीव। रिप्रीव इज़ अ वर्ब, डी लगा करके इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। रिप्रीव का मतलब होता है टू पोस्टपोन द पनिशमेंट। किसी भी किसी भी कन्विक्टेड क्रिमिनल का पनिशमेंट पोस्टपोन कर देना, उसको पार्डन कर देना, उसको एमनेस्टी ग्रांट करना। दे बोथ आर सिनोनिम्स एक तरीके से। टू ग्रांट एन एमनेस्टी टू समबडी, रिस्पाइट करना, ये सारे जो हैं ये इसके सिनोनिम्स है। इस तरीके से भी आपको ये स्टेटमेंट में मिल सकता है कि किसी को एमनेस्टी ग्रांट करना। ओके, सो रिप्रीव करना इज पोस्टपोन कर देना किसी के पनिशमेंट को। सो ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है बट लॉ वाली टर्मिनोलॉजी है, तो उसी तरीके से इस्तेमाल की जाती है और दोनों का मीनिंग करीब करीब सेम है। नाउ हियर इट इज द सेंटेंस सेज that you are imposing a punishment, you are not reprieving somebody of the punishment, आप impose कर रहे हैं punishment को। so जब आप punishment को impose करते हैं आप उसे penalize करते हैं, आप penalty उसके ऊपर penalty लगाते हैं। so penalty will be the correct one word for this particular sentence। okay, penalty जो होगा वो correct one word होगा इस sentence का। एक और करेंगे question वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन हु स्पीक्स लेस, आपको एक वर्ड देना है उस पर्टिकुलर पर्सन को, आप क्या बोल सकते हैं जो कम बात करता हो, जो रिजर्व्ड रहता हो, जैसे आप इंट्रोवर्ट वर्ड यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। सो ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो है बोहेमियन, रेटिसेंट, अपोस्टेट और आर्बिट्रेटर। चारों ही वोकैब के वर्ड्स हैं, थोड़े से बड़े वर्ड्स हैं, चारों के बारे में पता होना ज़रूरी है। सो लेट्स डू द वोकैबुलरी फर्स्ट और उसके बाद हम आंसर करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं बोहेमियन का मतलब क्या होता है। सो बोहेमियन जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है किसी आर्टिस्ट के लिए, राइटर के लिए जो बहुत ही ज़्यादा अपीयरेंस से और लाइफस्टाइल से बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन हो जो अनयूजुअल सी चीज़ें करता हो, जो
जनरल तरीका है लाइफ जीने का, वैसे ना जी करके बहुत ही अजीब सा उसका ड्रेसिंग स्टाइल हो, उसको बोहेमियन बोलते हैं. सो बोहेमियन इज अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन आर्टिस्टिक अनयूजुअल थिंग्स. एक बहुत ही अच्छी सी टर्मिनोलॉजी है नॉन कन्फॉर्मिस्ट, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है और कई बार पूछा भी जाता है. सो बोहेमियन को नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी बोल सकते हैं. नॉन कन्फॉर्मिस्ट वो हुआ जो कन्फॉर्म नहीं करता है. कन्फॉर्म मतलब फॉलो नहीं करता है, वो चीज़ें फॉलो नहीं करता है जो लोग फॉलो करते हैं. सो थोड़ा सा अनयूजुअल सा पाथ लेता है. ये ऐसे ही लोग होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, जो राइटर होते हैं. ऑल्दो आजकल के आर्टिस्ट और राइटर्स बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बट दीज आर द पीपल जो बहुत अनकन्वेंशनल अप्रोच को अपनाते हैं. नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट. रेटिसेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ रिजर्व्ड. उसके लिए एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है. द वर्ड इज टैसिटर्न. टैसिटर्न का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कम बात करता है, अनटॉकेटिव है और बहुत ही रिजर्व्ड रहता है. दैट इज टैसिटर्न, और वही मीनिंग रेटिसेंट का भी होता है. नेक्स्ट वर्ड है अपोस्टेट. अपोस्टेट का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो डिसलॉयल है, who betrays his cause. रिलीजन या पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत यूज होने वाला वर्ड है. अपोस्टेट वो पर्सन है जो डिसलॉयल है, जो अपने रिलीजन के लिए डिसलॉयल है, जो पॉलिटिक्स के लिए डिसलॉयल है, या अपने फ्रेंड के लिए भी डिसलॉयल है, तो उसको अपोस्टेट बोला जाता है. जो बिट्रे कर दे अपने उस कॉज को ही, उसको अपोस्टेट बोलते हैं. अब आते हैं आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर इज समवन चोजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इशू. कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए जो जज अपॉइंट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन डिसाइड करेगा एंड इन्हीं का जो वर्डिक्ट होगा वो फाइनल होगा. सो उसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर. कई बार इसके लिए आपने आर्बाइटर वर्ड भी सुना होगा. अंपायर जैसे होता है बिल्कुल उसी तरीके से. सो अंपायर कैन बी अ सिनोनिम फॉर दिस वर्ड. एब्जुडिकेटर बोल सकते हैं इसका सिनोनिम, या जज तो ऑब्वियसली हुआ ही हुआ. सो ये होता है आर्बिट्रेटर का मीनिंग. आपको आंसर अगेन देखिए, क्वेश्चंस जब भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ तो आंसर आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको सारी वोकैबुलरी एक्सप्लेन कर रही हूँ. बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि वोकैब सारी समझने के बाद भी हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी को रिटेन करना है, अपने माइंड में रखना है, और वो उस समय काम आ सके जब एग्ज़ाम में वो वोकैबुलरी आ रही है. तो वो तभी आ पाएगी जब आप कॉन्सेंट्रेट होकर के कुछ वर्ड्स को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू यूज़ देम एज वेल. सो इसका जो आंसर है, वन हू स्पीक्स लेस इज़ रेटिसेंट. आंसर मिल गया है, बट I would suggest you all to read as much. I mean, कभी भी आपको मौका मिले इंग्लिश रीड करने की कोशिश करें, इंग्लिश में आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करें, सो दैट जितनी भी वोकैबुलरी है आपके रिवाइज हो सके. क्योंकि डे टू डे लैंग्वेज में जो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं या नहीं बोल पाते हैं तो उनका रह जाता है. सो दैट्स वाई जब आप आर्टिकल्स रीड करते हैं और वो वर्ड दोबारा से आपके सामने आता है तो आपको कहीं तो एक बार कोशिश करते हैं कि हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड हमने कहीं पढ़ रखा है. और जब नहीं समझ में आए सो ऑब्वियसली यू हैव नेट फैसिलिटी, तो आप उस पर तो ज़रूर सर्फ करके चेक कर सकते हैं कि वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. राइट. सो हियर वी आर एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज मैनी क्वेश्चंस. विल ट्राई एंड मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू ताकि आपको इंग्लिश के प्रेपरेशन में और हेल्प मिल सके. एंड विल ट्राई कि जिस भी तरीके से पॉसिबल हो सकता है उस तरीके से आप को बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा सके ताकि आपकी प्रेपरेशन ईजी हो सके. ईजिली आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस. ऑल राइट एवरीवन, थैंक्स.